बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने माहर कमांडो को अपने कमरे में बुलाया और मुखातब करते हुए कहा कि हमारा अगला मकसद कोहे इंसार किला फ़तह करना है, जो कि पहाड़ों के दामन में मौजूद है। और इस किले को फ़तह करने के लिए हमें बहुत सारी अक्लमंदी से काम लेना होगा, क्योंकि वो किला पहाड़ियों के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है और इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हम इस किले पर इस तरह हमला करेंगे कि दुश्मन को इसके बारे में ज़रा भी मालूम नहीं होगा। इतने में एक मांडो बोला, हुजूर वो कैसे मुमकिन है? अगर हमने इस किले को फतह करना ही है तो वो किला तकरीबन यहाँ से 300 मील के फासले पे मौजूद है और कई दिनों के सफ़र के बाद ही हम वहाँ पहुँच सकेंगे। लिहाजा हमारे साथ में जंगी सामान और अपने लश्कर के लिए अनाज की भी ज़रूरत होगी और ये सामान लाते हुए बिल ज़रूर किले के जासूसों को पता चल जाएगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हमारे किले पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये सब मैंने पहले ही सोच रखा है, तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम कमांडो को ये कहते हुए चुप करवा दिया कि मैंने पहले ही वहाँ किले के साथ एक बहुत बड़ी सुरंग खुदवाई है और इस सुरंग में मुकम्मल जंगी सामान और लश्कर के लिए तकरीबन 1 हफ्ते का अनाज भी रखवा दिया है और इस बात की खबर किले के एक परिंदे को भी ना हुई। ये सुनकर तमाम कमांडो बड़े हैरान हुए कि इतना मुश्किल काम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर किसी से मशावरत किए ही कर लिया, और वो कैसे कर लिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि लेकिन आप ख़तरे वाली बात यह है कि इस सुरंग का किले के जासूसों को बहुत जल्द पता चल जाएगा, लिहाजा इस जंगी सामान और रखे गए अनाज को महफूज करने के लिए हमें एक बेहतरीन फौजी दस्ता भेजना हो जो कि इस जंगी सामान की हिफाजत करे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कमांडो ने कहा कि हुजूर हम इस सामान की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरे सब कमांडो बहुत ही अक्लमंद और बहादुर वफादार हैं, लेकिन जिस जगह पर वो किला यानी कि कोहनिसार का किला मौजूद है वहाँ के सारे रास्ते मेरे सिर्फ 3 कमांडो ही जानते हैं, लिहाजा ये जिम्मेदारी मैं अपने इन 3 कमांडो को ही सौंपूंगा। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 3 कमांडो के अलावा बाकी सबको कमरे के बाहर भेज दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाफ़िज को इशारा किया। मुहाफ़िज ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी फ़ौज में कमांडो से लेकर संतरी तक सब वफादार हैं, लेकिन तुम मेरे सबसे ज़्यादा वफादार हो, लिहाजा मैं तुम्हें तीनों को कमांडो को एक बेहतरीन फ़ौजी दस्ते के साथ इस जंगी सामान और अनाज की हिफाजत के लिए भेज रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम अपना काम पूरी जिम्मेदारी और बेहतर एहसन तरीके से निभाओगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इन कमांडो ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि हुजूर हम अपना खून तो बहा देंगे, लेकिन इस सामान के करीब दुश्मन के एक सिपाही को भी नहीं आने देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुंतखब किए हुए बेहतरीन फ़ौजी दस्ते के साथ वो तीनों कमांडो इस सुरंग की तरफ, जो कि किले के साथ खोदी गई थी, इसकी तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वो सुल्तान था जो कि कभी कभी इस तरह के राज अपने पास रखता जो कि सुल्तान के एक कान को पता होते तो दूसरे को पता ही ना होता। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि इन तीनों कमांडो ने सुरंग को हर तरफ से घेर लिया है, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ीद इनसे भी बेहतरीन फ़ौजी दस्ता रवाना किया, जो कि इस सुरंग से और इस किले से तकरीबन 1 मील के फासले पर घात लगा कर बैठेंगे और अगर दुश्मन हमला करने के लिए इस सुरंग की तरफ बढ़े तो पहले इस फौजी दस्ते से टकराएं, ताकि उनको इस सुरंग तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाए और इधर से वो तीनों कमांडो फौरी इक़दाम करके इनके हमले को भी नाकाम बना सकेंगे। उनको इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपने काम को आसान तरीके से करेंगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की इस बेहतरीन हिकमत अमली और जंगी मनसूबाबंदी को अली बिन सफ़ियान ने देखा तो कहा, हुजूर ये अल्लाह का दिया हुआ आपको इल्म है जो आपको इतने बेहतरीन फ़ैसले करने की अक्लमंदी देता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों का दस्ता वहाँ पहुँच गया और उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। अब इस किले पर हमला करने का वक्त बहुत करीब आ रहा था।
फौजी अपनी मशकों में दिन रात मसरूफ़ थे। मज़ीद जंगी सामान तैयार किया जा रहा था। अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को ख़बर मिली कि हुज़ूर तकरीबन मुसलसल 3 दिन से इस सुरंग में छुपा हुआ जंगी सामान और अनाज आस्ता आस्ता कम हो रहा है। जब यह खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो आप बड़े परेशान हुए कि इतने ज़्यादा सिपाहियों के मुहासरे के बावजूद आखिर वो सामान वहाँ से कौन चोरी करता जा रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफ़ियान को वहाँ भेजा और कहा, जाकर मालूम करो कि क्या सूरत हाल है। जब अली बिन सफ़ियान चंद दिनों के बाद वापस आया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि हुजूर, आए दिन वहाँ छुपाया गया अनाज और जंगी सामान आस्ता आस्ता कम हो रहा है और इस बात की भी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि चोरी का एक भी सुराग नहीं मिला जो कि सामान चुरा चुरा कर ले जा रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए और बेस बदल कर इस किले के इर्द गिर्द मालूमात हासिल करने के लिए चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा और एक आम इंसान के बेस में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह का टकराव एक बूढ़ी औरत से हुआ। सुल्तान ने इस बूढ़ी औरत को कहा कि लगता है ये किला बहुत ही मजबूत है, इसलिए अभी तक इसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह नहीं किया। जब ये बात इस बूढ़ी औरत को सुल्तान ने की तो इस बूढ़ी औरत ने कहा कि सुल्तान इस वक्त इस किले पर हमला करेगा जब दुश्मन आराम की नींद सो रहे होंगे और इस किले को निस्तो नाबूद कर देगा। सुल्तान ने इस बूढ़ी औरत को कहा कि तुम्हें कैसे यकीन है कि सुल्तान इस किले पर हमला करेगा। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा कि सुल्तान हमला करेगा नहीं बल्कि करने वाला है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि सुल्तान के अपने ही कमांडो इसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सुल्तान जंग हार जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि आम आदमी के बेस में था कहा, अम्मा जी आपको कैसे पता चला कि सुल्तान के कमांडो गद्दार हैं। इस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ नौजवान, मैं हर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाती हूँ और मुझे पता है कि सुल्तान ने एक सुरंग में जंगी सामान और अपने लश्कर के लिए अनाज छुपा के रखा है ताकि वो जंग के दौरान काम आ सकें। लेकिन सुल्तान के कमांडो सुल्तान के साथ गद्दारी करके वो एक खुफिया रास्ते से वो सामान और जंगी हथियार इस किले में पहुंचा रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही परेशान हो गया और कहा कि अम्मा जी ये सब आपको कैसे मालूम। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से लेकर अब मेरी उम्र 90 साल हो गई है। मैं इसी जंगल में जाती हूँ, रोज़ लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ, इसी से चूल्हा जलाती हूँ और मैं इतनी होशियारी से इस जंगल में दाखिल होती हूँ कि किसी परिंदे को भी भीनक नहीं पड़ती और मैं लकड़ियाँ काट कर वापस आ जाती हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसलिए वो सिपाही तुम्हें देख नहीं पाते, वरना वो तुम्हें तो कत्ल कर देते, क्योंकि इन्हें यकीन हो गया था तुम ज़रूर सुल्तान को ये सब बता दोगे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इनको खबर ही नहीं होने देती और मैं सारा ये मंजर देखकर अब वापस आ जाती हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वापस इस बुढ़िया से कहा कि अम्मा जी आप क्या ये बता सकती हैं कि वो सामान कहाँ से और किस तरीके से इस किले में मुंतकिल हो रहा है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ नौजवान, सुल्तान की खोदी की सुरंग के साथ एक दूसरी सुरंग उन्होंने खुदाई की है जो कि किले के अंदर तक जाती है और रात के वक्त किले के सिपाही इस सुरंग से सामान निकाल कर इस दूसरी सुरंग के ज़रिए वो सामान किले में मुंतकिल कर रहे हैं और इनकी यही मंसूबा है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस किले पर हमला करने के लिए आए तो ना ही इसे आगे से कोई सामान मिले और ना ही लश्कर के लिए अनाज, और यही सुल्तान की फ़ौज हमारी तलवारों और भूख से मर जाएंगी। जब यह खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने सुनी तो फ़ौरन वापस महल में आ गया और बड़ी ही परेशानी की हालत में अली बिन सफ़ियान को अपने पास बुलाया और सारी सूरत हाल बताई। तो अली बिन सफ़ियान ने कहा, हुजूर अब आप क्या करेंगे, हमारे इतने माहर और वफादार कमांडो कैसे गद्दार हो सकते हैं और हम इनकी गद्दारी कैसे साबित करेंगे। हो सकता है कि वो बूढ़ी औरत बिल्कुल गलत कह रही हो और हो सकता है ये दुश्मन की चाल हो और वो भी हमें गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर सोचने में मसरूफ़ हो गए
اور پھر علی بن سفیان سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمارے کمانڈو غدار ہو گئے یا وہ بوڑھی عورت ان قلعے والوں کی جاسوس ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا حضور آپ کے پاس کیا ترکیب ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا، اب جنگ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اعلیٰ نے جنگ کی تیاریاں مکمل کی اور اپنے لشکر کو لے کر اس قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ سوال اب علی بن سفیان کے دماغ میں موجود تھا کہ حضور اگر اس بوڑھی عورت کی بات درست ثابت ہوئی تو کہیں ہمیں شکست کا سامنا ہی نہ کرنا پڑ جائے۔ تو سلطان نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے اپنے کمانڈوں سے 3 قدم آگے کی سوچتا ہوں، اگر وہ غدار بھی ہوئے تو ہم انہیں پھر بھی شکست دے دیں گے اور وہ غدار میرے ہی ہاتھوں قتل ہوں گے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے ساتھ اسی قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب لشکر اس سرنگ کے قریب پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے گھوڑے کی زین سے ایک صندوق نکالا اور ان تینوں کمانڈوں کو اپنے پاس بلایا۔ تمام سپاہی اور علی بن سفیان یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ یہ صندوق میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان تینوں کمانڈوں کو کہا یہ طلسمی صندوق ہے اور یہ مجھے ایک بزرگ نے دیا، اور اس صندوق میں کوہ سار قلعے کو فتح کرنے کے لیے تمام راز اس میں موجود ہیں۔ تینوں میں سے جو بھی کمانڈو جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کی، وہی اس صندوق کو کھول سکتا ہے، کیونکہ صندوق میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ اگر اس کو غدار یا جھوٹا انسان ہاتھ لگائے گا تو اس صندوق میں موجود تیزاب اس کے ہاتھ کو جلا کے رکھ دے گا۔ لیکن اس طلسمی صندوق میں اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے، جو میرا سب سے وفادار سپاہی جس نے آج تک میرے سامنے جھوٹ نہیں بولا تھا، میرے سر غداری نہیں کی، وہی اس صندوق کو کھول سکتا ہے۔ اگر کسی غدار نے اس صندوق کو ہاتھ لگایا تو اس کی بینائی چلی جائے گی۔ یہ سب سن کر کمانڈو بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور کہا کہ اب سلطان ہمیں یہ کیسے امتحان سے گزارنا چاہتا ہے، لیکن وہ مجبور تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمانڈو کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ تم اس صندوق کو کھولو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم نے کبھی زندگی میں میرے ساتھ تو غداری نہیں کی اور کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا ہوگا۔ تو اس کمانڈو نے کہا جی سلطان موسم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صندوق اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ صندوق کو کھولو۔ لیکن حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی جب اس کمانڈو کے ہاتھ اس صندوق کو کھولتے ہوئے کانپنے لگے، اور حتیٰ کہ اتنے کانپنے لگے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب سلطان نے دوسرے کمانڈو کو بلایا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ جب تیسرے کو بلایا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہوا، حتیٰ کہ وہ اتنے کانپنے لگے کہ وہ خود ہی وہیں گر گیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کمانڈو کو گرفتار کر لو، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صندوق کو پھینکا اور کہا یہ کوئی طلسمی صندوق نہیں، میں صرف یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے وفادار ہوئے تو بغیر تم کسی جھجک کے اس صندوق کو کھولنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم غدار ہوئے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ تم اس صندوق کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور تم میری چال میں پھنس گئے۔ اب علی بن سفیان نے کہا حضور اگر یہ غدار ہوئے تو دشمن کو بھی ہمارے حملے کا پتہ ہوگا۔ تو سلطان نے کہا کہ مجھے پتہ تھا یہ غدار ہیں، اس لیے میں نے دشمن پر اس طرح سے حملہ کیا کہ جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تک ہماری فوجوں نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا ہوگا، کیونکہ دشمن کا سارا رخ ہماری طرف ہوگا اور وہ ہمارے ہی راستے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہم قلعے میں حملہ کریں اور وہ کب ہمیں شکست دے۔ لیکن میرے سپاہیوں نے پیچھے سے جا کر اس چال سے حملہ کیا کہ اس قلعے کو نیست و نابود کر دیا، اور چند لمحوں کے بعد سلطان کے پاس خبر پہنچی کہ حضور ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا، اب وہ قلعہ آپ کی حاکمیت کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں غدار کمانڈوں کو لے کر قلعے میں پہنچا اور اس قلعے کے کمانڈوں کو بھی پکڑ کر چاروں کو سب کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تینوں کمانڈو میرے سب سے وفادار تھے، لیکن اگر وہ بوڑھی عورت مجھے سب کچھ نہ بتاتی تو شاید آج ہم بھی موت کی نیند سو رہے ہوتے۔
اتنے میں ایک سپاہی نے کہا حضور کون سی بوڑھی عورت؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں گاؤں میں فلاں بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے ایک کمانڈو نے کہا فلاں گاؤں میں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں رہتی۔ سلطان نے کہا کہ میں خود اس سے مل کر آیا ہوں۔ تو اتنے میں وہی سپاہی بولا حضور ہم کئی دنوں سے اس گاؤں سے گزر ہیں لیکن ہمیں وہاں تو کوئی بوڑھی عورت نظر نہیں آئی۔ جب سلطان نے مزید پتہ کروایا تو وہاں کے لوگوں نے بھی بتایا کہ یہاں تو کوئی بوڑھی عورت ہی نہیں رہتی۔ تو سلطان کو اس وقت پتہ چلا کہ وہ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک خاص فرشتہ تھا جس نے میری مدد کی، لہٰذا وہاں کوئی بوڑھی عورت ہی نہیں رہی رہتی۔ اور اسی طرح سلطان نے اللہ کی طرف سے غیبی مدد اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس قلعے کو بآسانی فتح کر لیا۔